हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के बेटा सेक्शन 10 तक हमने बेटा कवर कर लिया था। अब आते हैं सेक्शन 11, छोटा सा सेक्शन है बेटा, देखना, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। बेटा मुझे एक बार बताओ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कहीं पर बेटा हमने डिस्टेंस की कोई बात करी है, माइल्स में या किलोमीटर्स में? अगर आपको याद हो बेटा, रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में बेटा हमने टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया किया था, जहाँ पर वो बताता था 12 नॉटिकल माइल्स होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 22 किलोमीटर होना चाहिए। तो डिस्टेंस की बात हुई थी ना बेटा। अच्छा, एक और अगर आपको याद हो, एग्रीकल्चरल, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड और अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, कैपिटल गेन चैप्टर में बेटा हमने डिस्कस किया था 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। अगर आप एक बार चेक करो बेटा, तो बेटे सेक्शन 11 जो है ना, वो आपको बताता है कि ये जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा 12 नॉटिकल माइल का या 22 किलोमीटर का या 2 किलोमीटर का, ये डिस्टेंस मेजर कैसे होगा? तो इसने बताया है डिस्टेंस इज टू बी मेजर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। बेटा एक बात याद रखना, डिस्टेंस कैसे मेजर होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन में। एक बात याद रखना, डिस्टेंस कभी भी रोड के हिसाब से बेटा मेजर नहीं होता है, एरियल मेजरमेंट होता है डिस्टेंस का इन अ स्ट्रेट लाइन। बेटा एक बात मुझे बताओ लिखना कुछ मत बेटा, समझने वाली बातें। बेटा सहारनपुर चौक से अगर मुझे बच्चे राजपुर रोड पे जाना है, तो बेटा तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। एक तो बेटा मैं सीधा सीधा जाऊं, सीधा सीधा मतलब आपका प्रिंस चौक पे जाऊं बेटा, प्रिंस चौक से मैं तहसील जाऊं, तहसील से बेटा क्लॉक टावर घंटाघर जाऊं, घंटाघर से सीधी रोड पकड़ूं बेटा राजपुर रोड की। एक तरीका तो ये है। अच्छा, एक थोड़ा सा बेटा लंबा तरीका है, मैं पहले जाऊं बाईपास पे, जो बाईपास रोड है वहां पर जाऊं, वहां से बेटा जाऊं धर्मपुर, धर्मपुर से जाऊं बेटा ईसी रोड, ईसी रोड से फिर जाऊं बेटा मैं राजपुर रोड। तो बेटा अगर आप बाय रोड डिस्टेंस नापने लग गए ना, तो बेटा अलग अलग आंसर आएंगे। तो उन्होंने कहा बाय रोड नापना ही नहीं है डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा एरियली नापा जाता है इन अ स्ट्रेट लाइन। तो डिस्टेंस हमेशा एरियल डिस्टेंस लिया जाता है, और वो भी घुमा फिरा के नहीं बेटा, इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल बेसिस बेटा। तो स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस देखा जाएगा बेटे, ठीक है। फिर वही बात है बेटा जो हर सेक्शन में लिखी हुई है, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपेयर्स। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। चलो एक और सेक्शन, छोटे छोटे सेक्शन हैं बेटा, देखना। सेक्शन 12, ड्यूटी टू बी टेकन प्रोराटा इन इनैक्टमेंट। बहुत सिंपल बात है, मेरी बात समझना बस। इफ एनी ड्यूटी और टैक्स इन फॉर्म ऑफ जीएसटी और कस्टम इज लेविएबल ऑन क्वांटिटी, then a like duty is leviable according to same rate on any greater or lesser quantity। बेटा लैंग्वेज ही थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बात मेरी समझना बेटा, बात मेरी समझनी है। यहां पर देखो, सुनो, सपोज बेटा गवर्नमेंट ने बेटा कस्टम ड्यूटी लगाई। गवर्नमेंट ने क्या लगाई बेटा? कस्टम ड्यूटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किस चीज पे? गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी लगाई ऑन इंपोर्ट ऑफ मोबाइल फोन्स पे। तो मोबाइल फोन्स के इंपोर्ट पे बेटा गवर्नमेंट ने क्या लगाई है? कस्टम ड्यूटी, ठीक है। रेट क्या है कस्टम ड्यूटी का बेटा? कस्टम ड्यूटी का रेट है 50 रुपीज पर 10 मोबाइल फोन्स, मतलब हर 10 मोबाइल फोन्स पे बेटा 50 रुपए।
₹50 पर 10 मोबाइल फोन्स, या बेटा इसे सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो ₹5 पर मोबाइल फोन, ₹5 पर मोबाइल फोन। तो मेरे को ना एक बात बताओ बेटा, सुनो सुनो, मेरे को एक बात बताओ, मैंने बच्चे इंपोर्ट करवाए 990 पीसेस, 1000 नहीं 990 पीसेस मैंने इंपोर्ट करवाए बेटा, ठीक है। उन्होंने कहा 10 मोबाइल पे 50 रुपए है, 10 मोबाइल पे 50 रुपए है। तो बेटा अगर मैंने 10 मंगवाए तो 50, व्हाट इफ अगर मैंने 10 से कम मंगवाए? तो उन्होंने कहा अगर 10 से कम मंगवाए तो प्रपोर्शनेटली कम हो जाएगा। अच्छा, व्हाट इफ अगर मैंने 11 मंगवाए तो प्रपोर्शनेटली बढ़ जाएगा। बात समझो ना बेटा, अगर मैं 10 पीसेस मंगवाता हूं, इंपोर्ट करवाता हूं, तो बेटा 50 रुपए है। उन्होंने कहा अगर लेसर क्वांटिटी करता हूं 9 पीसेस, तो बेटा प्रपोर्शनेटली कस्टम ड्यूटी भी घट जाएगी ना। कैसे? 50 रुपए है 10 पीसेस पे, तो 9 पीसेस पे बेटे 45 रुपए होगी, तो प्रपोर्शनेटली कस्टम ड्यूटी भी घट जाएगी। और अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी करता हूं 11 पीसेस, तो बेटा प्रपोर्शनेटली कस्टम ड्यूटी भी बढ़ जाएगी। 50 रुपए 10 पीसेस पे, तो 11 पीसेस पे 55 रुपए। तो उन्होंने कहा अगर कस्टम ड्यूटी क्वांटिटी के हिसाब से है ना, कस्टम ड्यूटी किसके हिसाब से बेटा? क्वांटिटी के हिसाब से। तो लेसर क्वांटिटी अगर मंगवाओगे, इंपोर्ट करवाओगे, तो बेटा लेसर कस्टम ड्यूटी हो जाएगी प्रोपोर्शनेटली, प्रोराटा बेटा। और अगर आप हायर क्वांटिटी मंगवाओगे तो प्रोपोर्शनेटली कस्टम ड्यूटी भी बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। तो अगर कोई टैक्स क्वांटिटी के हिसाब से लगाया जाता है और आप लेसर क्वांटिटी मंगवाते हो या ग्रेटर क्वांटिटी मंगवाते हो, तो कस्टम ड्यूटी, वो टैक्स भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ा दिया जाएगा या प्रोपोर्शनेटली घटा दिया जाएगा। तो 10 पीसेस पे 50 है बेटा, तो 9 पीसेस पे प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा बेटा, और 11 पीसेस पे प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगा, प्रोराटा बेसिस पे होगा बेटा। तो आप चाहो तो बेटा ऐसे भी कर सकते हो, पर मोबाइल फोन निकाल लो, और इजी पड़ेगा बेटा। पर मोबाइल फोन निकाल लो, तो बताओ मेरे को, अगर मैं 10 मोबाइल फोन मंगवाता हूं तो पर मोबाइल फोन 5 रुपए, तो 10 का 50। अगर 9 मोबाइल फोन मंगवाता हूं तो 1 का 5 रुपए, 9 का 45। अच्छा, अगर 11 मंगवाता हूं तो 5 के हिसाब से 55। हमारे वाले केस में हमने 990 मंगवाए, तो 5 का बेटा यह आ जाएगा आपका 4950। तो बात सिंपल है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे कोई टैक्स क्वांटिटी के हिसाब से लिया जाता है, तो याद रखना, अगर आप ग्रेटर क्वांटिटी मंगवाते हो तो प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगा, अगर आप लेसर क्वांटिटी मंगवाते हो तो प्रोपोर्शनेटली घट जाएगा, प्रोराटा बेसिस पे लगाया जाएगा बेटे, ठीक है। फिर बेटा सेक्शन 13, सिंपल सी बात है, मेरी बात समझना। सेक्शन 13 जेंडर एंड नंबर। बेटा सुनना, बहुत सिंपल सेक्शन है, 2 सेकंड का, देखो 10 सेकंड का बेटा। मैस्कुलिन जेंडर, बेटा मैस्कुलिन जेंडर इंक्लूड्स फेमिनिन जेंडर, ठीक है। सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल। मतलब क्या हुआ सर इसका? अगर बेटा किसी सेंट्रल एक्ट में वर्ड ही लिखा हुआ है, ही मतलब मैस्कुलिन जेंडर, तो दैट विल इंक्लूड शी ऑल्सो, दैट इज फेमिनिन जेंडर। अगर बेटा कहीं पर सिंगुलर लिखा हुआ है तो दैट विल इंक्लूड द वर्ड प्लूरल ऑल्सो। मतलब बेटा अगर कहीं पर डायरेक्टर लिखा हुआ है तो दैट विल इंक्लूड डायरेक्टर्स ऑल्सो। तो ही विल इंक्लूड शी, सिंगुलर विल इंक्लूड प्लूरल। ये बेटा आपका सेक्शन 13 समझ आ रहा है बेटा? देखो बेटा, अब सेक्शन 14 क्या है? बहुत सिंपल सा बेटा, ये देखना। पावर्स कॉन्फर्ड
टू बी एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। पहले बेटा नीचे जो मैंने लिखवाया है ना वो पढ़ना, ये देखना बेटा। एज पर सेक्शन 14 of General Clauses Act 1897, if any power is conferred, then unless a different intention appears, such power may be exercised from time to time। सुनो बेटा क्या कहना चाह रहा है वो, मेरी बात समझ लेना बेटा। बेटा वो कह रहा है कि अगर किसी अथॉरिटी को, किसी भी अथॉरिटी को कोई पावर दी गई है ना, अगर किसी अथॉरिटी को कोई पावर दी गई है तो उस अथॉरिटी के पास उस पावर को एक्सरसाइज करने की अथॉरिटी है। ठीक है, जैसे बेटा, जैसे मैं इसका एग्जांपल भी आपको दे सकता हूं बेटा। कंपनीज एक्ट 2013 में बेटा सेक्शन 469 है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर दी गई है टू मेक रूल्स एंड बाय नोटिफिकेशन कम्युनिकेट सच रूल्स। तो बेटा सुनो बेटा, सेक्शन 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 कहता है अगर किसी अथॉरिटी को कोई पावर दी गई है तो वो अथॉरिटी इस पावर को एक्सरसाइज कर सकती है जब मर्जी, फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 का अगर एग्जांपल लें तो सेक्शन 469 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर दी है कि वो रूल्स बना सकती है और पब्लिक को वो रूल्स क्या कर सकती है? नोटिफाई कर सकती है। बेटा तो याद रखना, सेक्शन 14 कहता है अगर किसी अथॉरिटी को कोई पावर दी गई है तो वो अथॉरिटी उस पावर को एक्सरसाइज कर सकती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कंपनीज एक्ट 2013, जिसने सेक्शन 469 जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर दी है किस चीज की बेटा? रूल्स बनाने की और उन रूल्स को पब्लिक को नोटिफाई करने की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा टाइम टू टाइम इस पावर को क्या करती है? एक्सरसाइज करती है, रूल्स बनाती है और पब्लिक को बाय वे ऑफ अ नोटिफिकेशन कम्युनिकेट करती है बेटा। ठीक है, यह आपका सेक्शन 14 बेटा। छोटे छोटे सेक्शन से सेक्शन 15, ये ध्यान से समझना बेटा। सेक्शन 15, पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड, पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो। ये समझना बेटा, समझने वाला है। पहले रीडिंग मारेंगे फिर मैं आपको जरा वर्ड्स का मतलब बताऊंगा। यहां पर देखना बेटा, इफ एनी पावर इज कॉन्फर्ड टू अपॉइंट एनी पर्सन टू फिल एनी ऑफिस और एग्जीक्यूट एनी फंक्शन, देन एनी सच अपॉइंटमेंट may be made either by name or by virtue of office। बेटा अब ना सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना बेटा। यहां पर देखो बेटा, मैं एक बहुत सिंपल सा आपको एग्जांपल दूंगा, बात समझना, फिर एक प्रॉपर एग्जांपल भी दूंगा। ये देखो, ये बेटा एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये कंपनी है ए लिमिटेड। बेटा इस कंपनी में ना, इस कंपनी में एक मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर एक्स। ठीक है बेटा, मिस्टर एक्स को ना एक पावर दी गई है, मिस्टर एक्स को एक पावर दी गई है किस चीज की? अपॉइंट करने की। मतलब मिस्टर एक्स एक कंपनी सेक्रेटरी को क्या कर सकता है? अपॉइंट कर सकता है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर को एक पावर दी गई है किस चीज की? टू अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी। अब बेटा मैनेजिंग डायरेक्टर ना अपॉइंटमेंट बेटा दो तरीके से कर सकता है। मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंटमेंट दो तरीके से बेटा कर सकता है। या तो वो अपॉइंटमेंट करे बाय नेम, क्या मतलब है इसका बेटा? अभी बताता हूं आपको। या तो वो अपॉइंटमेंट करे बाय नेम, या वो अपॉइंटमेंट करे एक्स
ऑफिशियो, या तो वो अपॉइंटमेंट करे बाय नेम या वो अपॉइंटमेंट करे एक्स ऑफिशियो। ठीक है, क्या मतलब हुआ बेटा, अभी समझते हैं। एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब हुआ, बाय नेम का क्या मतलब हुआ। बेटा अब ना मैनेजिंग डायरेक्टर को पावर दी गई थी टू अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, तो बेटा मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्या करा, एक पर्सन था मिस्टर वाई, जिसको बेटा 15 साल का 15 इयर्स का बेटा एक्सपीरियंस है, जिसको 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो मिस्टर वाई ने इसको अपॉइंट करा, सॉरी मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपॉइंट किया एज अ कंपनी सेक्रेटरी हैविंग 15 इयर्स एक्सपीरियंस। तो बेटा जब आप ना ध्यान से सुनना, जब आप किसी पर्सन को उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपॉइंट करते हो, उसके स्किल, उसके टैलेंट, उसकी नॉलेज की वजह से अपॉइंट करते हो, दैट इज नोन एज अपॉइंटमेंट बाय नेम। तो अगर आप किसी पर्सन को उसके एक्सपीरियंस की वजह से अपॉइंट करते हो, उसके स्किल की वजह से अपॉइंट करते हो, टैलेंट की वजह से अपॉइंट करते हो, उसकी नॉलेज की वजह से अपॉइंट करते हो, तो उसे हम कहते हैं अपॉइंटमेंट बाय नेम। ठीक है, तो सर फिर ये एक्स ऑफिशियो क्या होता है, मैं अभी समझाता हूं बेटा आपको। ये देखो बेटा, बेटा मिस्टर वाई ना, ये जो मिस्टर वाई है, अब दूसरा केस देखना बेटा, दिस इज ऑलरेडी एम्प्लॉयड विद, दिस इज ऑलरेडी एम्प्लॉयड विद ए लिमिटेड। ये ऑलरेडी इस कंपनी में एम्प्लॉयड है बेटा, ऑलरेडी एम्प्लॉयड विद ए लिमिटेड। बेसिकली बेटा, बेसिकली ये एक चार्टेड अकाउंटेंट है, बेसिकली ये एक चार्टेड अकाउंटेंट है बेटा। दूसरा एग्जांपल है बेटा, ये एक चार्टेड अकाउंटेंट है, ये ऑलरेडी बेटा ए लिमिटेड में काम करता है। तो पता है, सुनो सुनो, अब मिस्टर एक्स जो था ना, उसने कहा, उसने सोचा यार मुझे बाहर देखने की क्या जरूरत है, जब इतने काबिल लोग हमारी खुद की कंपनी में ही एम्प्लॉयड हैं। भाई हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है, जब इतने काबिल लोग, ठीक है, हमारी कंपनी में ही एम्प्लॉयड हैं। तो मिस्टर एक्स ने ना, मिस्टर एक्स ने बेटा मिस्टर वाई, जो ऑलरेडी कंपनी में अपॉइंट था एज अ चार्टेड अकाउंटेंट, उसी को अपॉइंट कर लिया एज अ कंपनी सेक्रेटरी। तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपॉइंट कर लिया एज अ कंपनी सेक्रेटरी। पक्का? जो ऑलरेडी ए लिमिटेड में एज अ चार्टेड अकाउंटेंट काम कर रहा था बेटा। ठीक है सर, अभी भी ना एक्स ऑफिशियो वर्ड का तो क्लियर नहीं हुआ बेटा। एक्स का मतलब होता है प्रीवियस, और बेटा ऑफिशियो वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑफिस। ऑफिस मींस पोस्ट, ऑफिस मींस पोस्ट। तो जब आप किसी पर्सन को अपॉइंट करते हो इन ल्यू ऑफिस प्रीवियस पोस्ट, तो दैट इज नोन एज अपॉइंटमेंट एक्स ऑफिशियो। तो यहां पर बेटा आपने मिस्टर वाई को अपॉइंट किया है एज अ चार्टेड कंपनी सेक्रेटरी इन ल्यू ऑफिस प्रीवियस पोस्ट, दैट इज चार्टेड अकाउंटेंट। तो मिस्टर एक्स अपॉइंट्स मिस्टर वाई इन ल्यू ऑफिस प्रीवियस पोस्ट, दिस इज नोन एज अपॉइंटमेंट एक्स ऑफिशियो इन ल्यू ऑफिस प्रीवियस पोस्ट। तो बेटा जब आप किसी पर्सन को अपॉइंटमेंट की पावर देते हो ना, तो उस पावर में अपॉइंटमेंट बाय नेम भी आता है और अपॉइंटमेंट
एक्स ऑफिशियो भी आता है, मतलब वो पर्सन किसी के स्किल, टैलेंट, नॉलेज, एक्सपीरियंस के हिसाब से भी अपॉइंटमेंट कर सकता है, और चाहे तो प्रीवियस पोस्ट के बदले भी उसको नई पोस्ट दे सकता है, अपॉइंटमेंट एक्स ऑफिशियो कर सकता है। तो बेटा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इतने काबिल लोग हैं तो बेटा मुझे बाहर देखने की क्या जरूरत है, मैं उन्हीं में से एक को अपॉइंट करवा सकता हूं एज अ कंपनी सेक्रेटरी। पक्का? तो अपॉइंटमेंट विल इंक्लूड अपॉइंटमेंट बाय नेम एज वेल एज अपॉइंटमेंट एक्स ऑफिशियो। ठीक है बेटा, ये देखो बेटे, एज पर सेक्शन 125 ऑफ कंपनीज एक्ट, it has been provided that secretary of MCA मतलब Ministry of Corporate Affairs shall be the chairperson of IEPF authority मतलब Investor Education and Protection Fund Authority. Such appointment is ex officio, that is due to his existing position. तो बेटा एक बात समझो, एमसीए का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो सेक्रेटरी है ना, वही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का चेयरपर्सन भी होगा। तो बात समझो बेटा, जो बेटा एमसीए का कौन है, सेक्रेटरी, बेटा वही सेक्रेटरी चेयरपर्सन भी होगा, वो चेयरपर्सन भी होगा किसका, आईईपीएफ अथॉरिटी का। मतलब बेटा उसको प्रेजेंट, या मैं बोलूं उसको प्रीवियस पोस्ट के बदले, ये है उसकी प्रीवियस पोस्ट, आपने उसको प्रीवियस पोस्ट के बदले आपने उसको दे दी एक न्यू पोस्ट। तो चेयरपर्सन है उसकी न्यू पोस्ट, तो आपने प्रीवियस पोस्ट के बदले उसको क्या दे दी, न्यू पोस्ट। दिस इज नोन एज अपॉइंटमेंट एक्स ऑफिशियो। अपॉइंटमेंट एक्स ऑफिशियो, ये है बेटा अपॉइंटमेंट एक्स ऑफिशियो इन ल्यू ऑफ हिज प्रीवियस पोस्ट। ठीक है, ऐसे ही बेटा, बट इफ एनी लॉ एक्सपर्ट इज अपॉइंटेड देन हिज अपॉइंटमेंट इज मेड बाय वर्च्यू ऑफ हिज नेम। अब सपोज बेटा इसी वाले केस में सपोज हम एमसीए के सेक्रेटरी को आईईपीएफ अथॉरिटी का चेयरपर्सन नहीं बनाते, बल्कि एक लॉ एक्सपर्ट को जिसके पास से 15 साल का एक्सपीरियंस है उसको बनाते आईईपीएफ अथॉरिटी का चेयरपर्सन। तो याद रखना उसका अपॉइंटमेंट एक्स ऑफिशियो नहीं है, उसका अपॉइंटमेंट बाय नेम है, बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट, स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस है बेटा। तो याद रखना जब आप किसी पर्सन को अपॉइंटमेंट की पावर दोगे तो दैट पावर विल इंक्लूड अपॉइंटमेंट बाय नेम एज वेल एज अपॉइंटमेंट एक्स ऑफिशियो। बेटा समझ आ रहे हैं पॉइंट्स? अगला सिंपल सी बात है बेटा, सेक्शन 16 पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड, पावर टू सस्पेंड ऑब्लिक डिसमिस। तो बात सिंपल है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा। अगर आपने किसी अथॉरिटी को अपॉइंटमेंट की पावर दी है बेटा, तो उसी अथॉरिटी के पास उस पर्सन को सस्पेंड या डिसमिस करने की पावर भी होगी, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स। ठीक है, तो ये देखो बेटा, मैं एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं बेटा जो गवर्नमेंट ऑडिट्स होते हैं ना बेटा, जो गवर्नमेंट का ऑडिट होता है वो कौन करता है बेटे, वो करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, C&AG। और बेटा C&AG को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। C&AG इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है,
तो वैसे तो बेटा रूल क्या है, जो अपॉइंट करेगा वही सस्पेंड या डिसमिस करेगा, लेकिन बेटा वर्ड लिखा हुआ था ना, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स। तो बेटा सुनो मेरी बात सुनो बेटा, साफ साफ एक बात लिखी हुई है कि C&AG को अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन C&AG को डिसमिस या सस्पेंड प्रेसिडेंट नहीं कर सकता है। ही कैन बी डिसमिस्ड बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन एट हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। मतलब बेटा मतलब पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास होगा मेजॉरिटी के थ्रू। अगर मेजॉरिटी डिसाइड करती है कि कंट्रोलर को रिमूव किया जाए तो ही रिमूव किया जाएगा। मतलब प्रेसिडेंट के पास अपॉइंटमेंट की पावर तो है, लेकिन डिसमिस करने की पावर उसके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्ट में यह बात क्लियरली मेंशन्ड है। हां, अगर एक्ट साइलेंट होता तो सस्पेंड या डिसमिस करने की पावर भी किसके पास होती बेटा? प्रेसिडेंट के पास होती। समझ आ रहा है बेटा? तो जिसके पास सस्पेंड करने की पावर है, अपॉइंट करने की पावर है, उसी के पास बेटा सस्पेंड या डिसमिस करने की पावर अवेलेबल है। पक्का बताओ बेटा, समझ आ रहा है? फिर आता है बेटा सेक्शन 17। देखना जरा ध्यान से बेटा, सिंपल सेक्शन है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। ये देखो, इन ऑर्डर टू अप्लाई अ लॉ टू एनी पर्सन और नंबर ऑफ पर्संस, mention of official title of that person is sufficient who is presently executing the function or by whom the functions are commonly executed। बेटा बहुत सिंपल बात मेरी सुन लेना, बस एग्जांपल से समझा देता हूं बेटा 2 मिनट में। ये देखो, सेक्शन 17 बेटा मेरी बात समझनी है ध्यान से। सपोज बेटा रिलायंस इंडस्ट्रीज का केस है बेटा। सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज है बेटा। जो रिलायंस इंडस्ट्री है ना, उसमें बेटा मैनेजिंग डायरेक्टर, रिलायंस इंडस्ट्रीज में बेटा मैनेजिंग डायरेक्टर से मिस्टर मुकेश अंबानी है। मिस्टर मुकेश अंबानी है, ठीक है। अब बेटा कंपनी ने ना, ध्यान से सुनना बेटा, कंपनी ने मिस्टर मुकेश अंबानी को, मिस्टर मुकेश अंबानी को एक पावर दी बेटा। कंपनी ने मिस्टर मुकेश अंबानी को एक पावर दी, वही सेम बात कर लेते हैं बेटा, से अपॉइंटमेंट की पावर दी कि वो कंपनी सेक्रेटरी को क्या कर सकता है? अपॉइंट कर सकता है। तो कंपनी ने मिस्टर मुकेश अंबानी को एक पावर दी है, वो किस चीज की बेटा? अपॉइंटमेंट की। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं बेटे, कभी भी ना ऐसे नहीं लिखा जाता है कि पावर ऑफ अपॉइंटमेंट इज विद मिस्टर मुकेश अंबानी। बेटा ये लिखने का तरीका बेटा गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता है बेटा। कैसे लिखा जाता है? पावर ऑफ अपॉइंटमेंट इज विद मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी, whosoever be that मैनेजिंग डायरेक्टर। तो बेटा याद रखना, नाम से पर्सन को एड्रेस नहीं किया जाता है, उसकी टाइटल से उसको एड्रेस किया जाता है, जो भी उसका ऑफिशियल टाइटल होता है। तो बेटा मुकेश अंबानी जी का ऑफिशियल टाइटल मैनेजिंग डायरेक्टर का है, तो उनको एड्रेस उनके नाम से नहीं बल्कि उनके
टाइटल से एड्रेस किया जाएगा। तो अगर आपने किसी पर्सन को, कंपनी में किसी पर्सन को कोई फंक्शन दिया है या कोई पावर दी है, तो एड्रेस उसे उसके नाम से नहीं बल्कि उसकी टाइटल से उसको एड्रेस किया जाएगा। यह आपका सेक्शन 17 कहता है बेटा। पढ़ के देखो अब। इन ऑर्डर टू अप्लाई अ लॉ टू एनी पर्सन or number of person, mention of official title of that person is sufficient। मतलब अगर मैं मुकेश अंबानी जी का ऑफिशियल टाइटल मेंशन कर दूं ना, दैट इज पावर ऑफ अपॉइंटमेंट इज विद मैनेजिंग डायरेक्टर, दैट इज मोर देन इनफ, वो सफिशिएंट है बेटा। आपको उनका नाम मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, उनका ऑफिशियल टाइटल मेंशन करना इज सफिशिएंट। हु इज प्रेजेंटली एग्जीक्यूटिंग दैट फंक्शन और बाय हुम फंक्शंस आर कॉमनली एग्जीक्यूटेड। तो याद रखना बेटा, अगर आपने किसी पर्सन को या नंबर ऑफ पर्संस को कोई पावर दी है या कोई फंक्शन दिया है परफॉर्म करने के लिए, तो एड्रेस टाइटल से किया जाएगा। अगर टाइटल से एड्रेस किया जाता है, दैट इज मोर देन इनफ, सफिशिएंट है, नाम से एड्रेस करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है बेटा। फिर बेटे अगला सेक्शन हमारे पास आता है सेक्शन 18। बेटा ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, सक्सेसर क्या है पहले एग्जाम्पल बाद में पढ़ेंगे बेटा, पहले ये नीचे पढ़ो। For the purpose of relating a law to any successor of functionaries or corporation, it shall be sufficient if such law is related to functionary or corporation itself। बेटा बहुत सिंपल है, काफी हद तक सेक्शन 17 जैसा ही है। ऊपर एग्जाम्पल देखो बेटा, ये देखो समझ आएगा बेटा। इफ एमसीए इंटेंड्स टू अप्लाई और रिलेट एनी प्रोविजन विथ चेयरमैन ऑफ आईपीएफ अथॉरिटी, इट शैल बी सफिशिएंट इफ इट हैज बीन रिलेटेड विद अथॉरिटी इटसेल्फ। क्या मतलब है सर इसका, जरा समझा दो। ये देखो बेटा, सेक्शन 18 बेटा, जैसे ना सुनो, जैसे कोई अथॉरिटी है या आप कह लो कोई बॉडी है या आप कह लो कोई कॉरपोरेशन है, ठीक है बेटा। अब जो अथॉरिटी होती है, बॉडी होती है, कॉरपोरेशन होती है, जैसे बेटा हमारे वाले एग्जाम्पल में IEPF अथॉरिटी, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। बेटा हर अथॉरिटी में ना एक तो बेटा होता है चेयरपर्सन, एक तो होता है चेयरपर्सन, और फिर बेटा उस अथॉरिटी बॉडी के बेटा कुछ मेंबर्स होते हैं। उस अथॉरिटी यानी बॉडी के बेटा कुछ मेंबर्स होते हैं, ठीक है बेटा, ये मेंबर्स हैं। तो बेटा उनका कहने का मतलब पता क्या है, सुनो, कि अगर आपने चेयरपर्सन को कोई ड्यूटी दी या आपने चेयरपर्सन को कोई पावर दी या आपने चेयरपर्सन को कोई अथॉरिटी दी या कोई भी लॉ जो आप चेयरपर्सन के साथ रिलेट करना चाहते हो, वो चेयरपर्सन के साथ रिलेट नहीं होगा, वो उस चेयरपर्सन का, चेयरपर्सन तो बेटा सक्सेसर है। मेरी बात समझो जो मैं कह रहा हूं बेटा। अगर आपने कोई ड्यूटी दी है, किसको, चेयरपर्सन को, या पावर दी है या अथॉरिटी दी है, या फॉर दैट मैटर आपने उस कॉरपोरेशन के मेंबर को कोई ड्यूटी दी है, कोई पावर दी है, कोई अथॉरिटी दी है, लेकिन बेटा नाम जो यूज होगा ना
नाम जो यूज होगा वो चेयरपर्सन या मेंबर का नाम यूज नहीं होगा बेटा, वो अथॉरिटी का नाम यूज होगा एज अ होल। मतलब जब लॉ बेटा बनाया जाएगा ना, मेरी बात समझना बेटा, सिंपल सिंपल बातें कर रहा हूं। मतलब जब बेटा लॉ, कोई भी लॉ बनाया जाएगा तो पता है क्या लिखा हुआ जाएगा, दिस ड्यूटी या पावर हैज बीन conferred on IEPF अथॉरिटी। ऑल्दो बेटा वो ड्यूटी पावर किसको दी गई थी, चेयरपर्सन को, लेकिन नाम जो यूज होता है बेटा वो चेयरपर्सन का नहीं बल्कि IEPF अथॉरिटी का नाम बेटा क्या होगा, यूज होगा। तो याद रखना, जब भी कोई ड्यूटी पावर दी जाएगी किसको, उस अथॉरिटी के सक्सेसर को, यह है बेटा सक्सेसर। अगर कोई ड्यूटी पावर कॉरपोरेशन के, बॉडी के, अथॉरिटी के सक्सेसर को दी गई है तो लॉ बनाते समय सक्सेसर का नाम यूज नहीं होगा बल्कि उस अथॉरिटी का नाम यूज होगा जिसका वो पर्सन क्या है, सक्सेसर है। तो बेटा जब लॉ बनाया जाएगा ना तो लॉ में लिखा जाएगा दिस ड्यूटी पावर हैज बीन कॉन्फर्ड ऑन चेयरपर्सन ऑफ IEPF अथॉरिटी, नहीं बल्कि ऑन IEPF अथॉरिटी। याद रखना बेटा, चेयरपर्सन की पहचान किसकी वजह से है बेटे, IEPF अथॉरिटी की वजह से है। तो नाम चेयरपर्सन का नहीं बल्कि चेयरपर्सन जिस अथॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस अथॉरिटी का वो सक्सेसर है, उस अथॉरिटी का नाम यूज होगा, ना कि उस चेयरपर्सन का। ठीक है बेटे, कॉपी कर लो इसे। चलें बेटा, देखो फिर आता है बेटा सेक्शन 19। बहुत सिंपल बात है, मेरी बात बस समझ लेना। सेक्शन 19, ऑफिशियल चीफ्स एंड सबऑर्डिनेट्स। ध्यान से सुनना मेरी बात। एज पर सेक्शन 19, एनी लॉ एप्लीकेबल टू अ सुपीरियर यानी चीफ shall be applicable to his deputy/subordinate if duty of such superior chief are being performed by his deputy/subordinate। बेटा एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये देखो बेटा, एग्जांपल देखो बेटा, हमारे पास ना एक एक्ट है, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। और बेटा प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 में क्या है बेटा, अलग अलग रैंक के ना कमिश्नर्स हैं, जैसे सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, डिप्यूटी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, फिर एडिशनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है। अब अज्यूम करना बेटा एक सिचुएशन, अज्यूम करना सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बेटा, इसका हो गया एक्सीडेंट, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का एक्सीडेंट हो गया, कंप्लीट बेड रेस्ट पे है बेटा फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, तो अब एक बात सोचने वाली आती है कि सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो ड्यूटीज होंगी उनको परफॉर्म कौन करेगा, जो उसका सबऑर्डिनेट होगा बेटा। सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इज अ सुपीरियर यानी चीफ, तो कौन परफॉर्म करेगा उसकी ड्यूटीज, जो भी उसका सबऑर्डिनेट होगा यानी डिप्यूटी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो याद रखना, ड्यूटी ऑफ सेंट्रल प्रोविडेंट कमिश्नर बीइंग परफॉर्म्ड बाय डिप्यूटी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो कि सुपीरियर है, उसकी ड्यूटीज को परफॉर्म उसका सबऑर्डिनेट करेगा यानी डिप्यूटी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। और याद रखना, क्योंकि Deputy Provident Fund Commissioner is performing duties of Central Provident Fund Commissioner. Therefore, all laws, therefore, यहां पर पढ़ना बेटा, therefore,
एनी लॉ एप्लीकेबल टू अ सुपीरियर यानी सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर शैल बी एप्लीकेबल टू हिज डिप्यूटी सब यानी सबऑर्डिनेट यानी डिप्यूटी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो जितने भी लॉज सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को अप्लाई करते थे वो सब उसके सबऑर्डिनेट यानी डिप्यूटी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को भी अप्लाई करेंगे बेटा। ठीक है, तो याद रखना अगर किसी सुपीरियर की ड्यूटी को कौन परफॉर्म करता है बेटा, उसका सबऑर्डिनेट परफॉर्म करता है। तो जो जो लॉज सुपीरियर को अप्लाई करते थे वो सारे लॉज उसके सबऑर्डिनेट को भी अप्लाई करेंगे। सिंपल बेटे। बेटा सेक्शन 20 क्या कहता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ नोटिफिकेशंस एटसेट्रा इशूड अंडर एनैक्टमेंट्स। पढ़ते हैं बेटा, बहुत सिंपल बात है, मेरी बात समझना बस। एनी एक्सप्रेशन तो बेटा सेक्शन 20 हमारा क्या कह रहा है कि एनी एक्सप्रेशन यूज्ड इन नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम, रूल्स, bylaws shall have same meaning as in the act or regulations conferring power। बेटा बहुत सिंपल बात है, जरा सुनना मेरी बात। बेटा आपने जब कोई सेंट्रल एक्ट बनाया था तो आपने सेंट्रल एक्ट में जो टर्म्स यूज हो रही हैं, जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जो एक्सप्रेशंस यूज हो रहे हैं सेंट्रल एक्ट में, आपने उनकी डेफिनेशन, उनका एक्सप्लेनेशन, उनका मीनिंग आपने एक्ट में दे दिया था बेटा। अब वही सेम वर्ड, वही सेम टर्म, वही सेम एक्सप्रेशन दोबारा से यूज हो रहा है किसी नोटिफिकेशन में, रूल में, बाय लॉ में, ऑर्डर में, स्कीम में। तो बेटा उन्होंने एक बात साफ साफ कह दी, जो मीनिंग उस वर्ड का एक्ट में दे रखा है ना, वही मीनिंग उसका होगा उस नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम, रूल, बाय लॉ में। मीनिंग बेटा चेंज नहीं होगा। तो जो मीनिंग उस वर्ड का एक्ट में दे रखा है वही मीनिंग होगा उस वर्ड का उस नोटिफिकेशन में, ऑर्डर में, स्कीम में, बाय लॉ में, रूल में। ठीक है बेटा, ये आपका सेक्शन 20 समझ आया बेटे। फिर बेटा आता है सेक्शन 21, सिंपल सा सेक्शन है, देख लेना बेटा। पावर टू इशू इंक्लूड्स पावर टू ऐड, अमेंड, वेरी, रिसाइंड नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स, रूल्स, बाय लॉज। बेटा ये तो वैसे आपको यहीं से पढ़ के समझ आ गया होगा। क्या? अगर किसी अथॉरिटी को पावर दी गई है टू इशू, टू मेक रूल्स, तो उसी अथॉरिटी के पास ये पावर है उन रूल्स को अमेंड करने की, उसमें एडिशंस करने की, चेंजेस करने की, रिसाइंड करने की, मतलब कैंसल करने की। तो याद रखना बेटा, जिस अथॉरिटी के पास रूल बनाने की पावर है ना, उसी अथॉरिटी के पास ये पावर है क्या? एडिशंस करने की, मॉडिफिकेशंस, चेंजेस करने की, वेरिएशंस करने की, अमेंडमेंट्स करने की, रिसाइनमेंट करने की बेटा, यानी टर्मिनेशन करने की। तो जिस अथॉरिटी के पास रूल बनाने की पावर है उसी के पास रूल में चेंजेस करने की, एडिशन, डिलीशंस करने की, मॉडिफिकेशंस करने की, टर्मिनेट, कैंसिल करने की पावर होगी। तो देखो, इफ एनी पावर इज कॉन्फर्ड टू इशू नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स, रूल्स, bylaws, then such power shall include power to add,
amend, vary or rescind any notification order rule etc. तो बेटा याद रखना, जिसके पास रूल बाय लॉ ऑर्डर बनाने इशू करने की पावर है उसी के पास बेटा उसमें एडिशन, डिलीशन, अमेंडमेंट, वेरिएशंस, रिसाइनमेंट करने की पावर होगी। ये आपका बेटा सेक्शन 21। ठीक है बेटा। सेक्शन 22 क्या कहता है यहां पर देखना बेटा, मेकिंग ऑफ रूल्स, बायलॉज और इशूइंग ऑफ ऑर्डर्स बिटवीन पासिंग एंड कमेंसमेंट ऑफ इनैक्टमेंट। अब ये सुनना बेटा, बहुत सिंपल बात है, समझ के देखना बेटा, एमसीक्यू बन जाते हैं इनमें से। ये देखो, ये ना बेटा वैसे आपको याद आएगा, आपका लॉ का कोर्स जब शुरू हुआ था तो ये बात मैंने आपसे डिस्कस करी थी कि जो बेटा कंपनीज एक्ट 2013 था वो बेटा एप्लीकेबल कब से हुआ, 29 अगस्त 2013 से। लेकिन बेटा जब कंपनीज एक्ट 2013 आया ना तो अपने साथ सिर्फ एक सेक्शन लेके आया, सेक्शन 1। दैट इज इट। मतलब बेटा 29 अगस्त 2013 को जब कंपनीज एक्ट आया तो अपने साथ सिर्फ एक सेक्शन लाया, वो है सेक्शन 1। फिर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शंस थे बेटा, वो धीरे धीरे लागू करे गए। जैसे 12 सितंबर 13 को बेटा 98 सेक्शंस एप्लीकेबल करे गए। 1 अप्रैल 14 को 184 सेक्शंस बेटा लागू करे गए। ऐसे ही बेटे एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसका जो सेक्शन था बेटा ये आया था मार्च 2018 में। तो अलग अलग डेट्स पे आए हैं बेटा। एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये बेटा सेक्शन आया दिसंबर 2016 में। तो बेटा अलग अलग डेट्स पे सेक्शंस क्या करे गए हैं, नोटिफाई करे गए हैं। अब मैं आपसे बेटा एक बात जानना चाहता हूं, सुनो। मैंने बेटा क्या कहा, मैंने कहा 29 अगस्त 2013 को कंपनीज एक्ट आया, अपने साथ एक सेक्शन लाया, सेक्शन 1। बाकी सेक्शंस धीरे धीरे एप्लीकेबल हुए। जैसे 12 सितंबर को कितने सेक्शंस हुए बेटा, 98 सेक्शंस। 1 अप्रैल को कितने सेक्शंस हुए, 184 सेक्शंस। फिर धीरे धीरे बेटा दिसंबर 16 में एनसीएलटी का सेक्शन आया बेटा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और फिर मार्च 18 में बेटा एनएफआरए का सेक्शन आया, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो अलग अलग डेट्स पे बेटा सेक्शंस क्या हुए हैं, एप्लीकेबल। बात समझ आई। अब बेटा एक बात है इसमें काम की, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो 98 सेक्शंस 12 सितंबर 13 से एप्लीकेबल हुए, इन 98 सेक्शंस के लिए, इन 98 सेक्शंस के लिए बेटा डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी 29 अगस्त 13 मानोगे, जिस दिन कंपनीज एक्ट पूरा आया था। ठीक है, ऑल्दो लागू नहीं हुआ था लेकिन बेटा लिख तो दिया गया था ना कंपनीज एक्ट में। हां, हर चीज लागू नहीं हुई, लागू रुक रुक के हुई, लेकिन बेटा लिखा हुआ तो सब 29 अगस्त 2013 के कंपनीज एक्ट में था। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये 98 सेक्शंस बेटा 29 अगस्त 13 को जो कंपनीज एक्ट आया उसमें लिखे हुए थे ये 98 सेक्शंस, लेकिन ये 98 सेक्शंस एप्लीकेबल 12 सितंबर से हुए हैं। तो बेटा डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी इन 98 सेक्शंस की आप 29 अगस्त मानोगे जिस दिन बेटा लिखे हुए थे, या फिर आप 12 सितंबर मानोगे जिस दिन ये एक्चुअल में क्या हुए हैं, अप्लाई। तो बेटा फिर से कोई रॉकेट साइंस नहीं है,
12 सितंबर को बेटा डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी मानी जाएगी इन 98 सेक्शंस के लिए। सेम बेटा इन 184 सेक्शंस के लिए डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल 14 मानी जाएगी जिस दिन ये लागू हुए। ऑल्दो 29 अगस्त को जो एक्ट आया था उसमें ये बातें लिखी हुई थी, लेकिन लागू नहीं हुई थी बेटा। लागू कब से हुई है? 1 अप्रैल 14। तो 1 अप्रैल 14 को माना जाएगा डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। सेम बेटा एनसीएलटी के लिए दिसंबर 16 होगी डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, और एनएफआरए के लिए मार्च 18 होगी बेटा डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। पक्का? तो याद रखना जिस दिन एक्ट आया था, ठीक है, उस दिन को बेटा डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी नहीं माना जाएगा, बल्कि जब ये प्रोविजंस अप्लाई करे ऑन डिफरेंट डेट्स, उन डेट्स को माना जाएगा एज डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, ये देखो बेटा पढ़ो। इफ एनी सेंट्रल एक्ट इज नॉट टू कम इन टू फोर्स इमीडिएटली, यानी कंपनीज एक्ट बेटा, कंपनीज एक्ट पूरा एक साथ लागू नहीं हुआ था, टुकड़ों में लागू हुआ है बेटा। एंड अ पावर इज कॉन्फर्ड टू मेक रूल्स और बायलॉज or to issue orders, then such power can be exercised any time after passing of act or regulation। तो बेटा एक बात सुनो बेटा, 29 अगस्त को जब कंपनीज एक्ट आया ना, तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे दी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट पास होने के जब मर्जी, एक्ट पास होने के बाद जब मर्जी ऑर्डर्स इश्यू करे, रूल्स इश्यू करे, नोटिफिकेशंस इश्यू करे, स्कीम इश्यू करे, बायलॉज इश्यू करे। तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर दे दी गई थी 29 अगस्त 2013 को कि तुम जब मर्जी चाहे रूल्स, ऑर्डर्स, बायलॉज, स्कीम्स, नोटिफिकेशंस तुम इशू कर सकते हो। लेकिन वो रूल, स्कीम, ऑर्डर्स, बायलॉज, नोटिफिकेशन एप्लीकेबल तब तक नहीं होंगे जब तक एक्चुअल में वो एप्लीकेबल नहीं हो गए हैं। बट सच रूल्स, बायलॉज शैल नॉट टेक इफेक्ट टिल द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट और रेगुलेशंस। मतलब जब तक वो रेगुलेशंस बेटा, जब तक वो ऑर्डर, स्कीम, बायलॉज इनटू इफेक्ट नहीं आ गए ना बेटा, तब तक आपके वो अप्लाई नहीं होंगे। मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं बेटा, इन अदर वर्ड्स, ये पढ़ना, इन अदर वर्ड्स द इफेक्टिव डेट ऑफ एनी रूल और रेगुलेशन shall be the date on which specific order with respect to that condition is issued and not the date of enactment of that law। अब सुनो बेटा, उन्होंने एक बात कही है, इफेक्टिव डेट ऑफ एनी रूल और रेगुलेशन और प्रोविजन कौन सी मानी जाएगी बेटा? जिस दिन वो रूल, रेगुलेशन, स्कीम, बाय लॉ, ऑर्डर, नोटिफिकेशन, प्रोविजन का ऑर्डर पास हुआ है कि हां आज से ये प्रोविजन क्या करता है, अप्लाई, तो उसी डेट को बेटा इफेक्टिव डेट उस प्रोविजन के लिए माना जाएगा, ना कि उस डेट को जिस दिन वो लॉ पास हुआ था जिसमें उस प्रोविजन का जिक्र था बेटा। तो याद रखना, अगर 98 सेक्शंस 12 सितंबर से अप्लाई करे हैं तो 12 सितंबर को इफेक्टिव डेट माना जाएगा, ना कि 29 अगस्त को जिस दिन वो लॉ पास हुआ था जिसमें उस सेक्शन के बारे में मेंशन था। पक्का बेटा बात समझ आई? तो बेटा वही एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। एक सेक्शन बेटा मैं आपको और करा रहा हूं इस लेक्चर में, सेक्शन 23 प्रीवियस पब्लिकेशन। बेटा वैसे पता क्या होता है, सुनो, वैसे जनरली क्या होता है, पहले कोई नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन बनाया जाता है बेटा, बनाया जाता है। उसके बाद वो नोटिफाई किया जाता है
पब्लिक को बाय वे ऑफ पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। मतलब बेटा जनरली क्या होता है, पहले रूल बनाया जाएगा, उसके बाद वो रूल नोटिफाई किया जाएगा पब्लिक को बाय वे ऑफ पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। अब यहां पर है प्रीवियस पब्लिकेशन। बेटा प्रीवियस पब्लिकेशन मतलब क्या हुआ, रूल बनाने से पहले हमने उसे पब्लिश कर दिया। बेटा वैसे जनरली क्या होगा, पहले रूल बनाया जाएगा उसके बाद पब्लिश होगा। अब हो रहा है पहले पब्लिश हुआ है फिर रूल बनेगा। बेटा देखो मैंने आपको रूल्स लिखवाए बेटा, इस पे क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स का, सुनना मेरी बात ध्यान से। अथॉरिटी हैविंग पावर टू मेक रूल्स और बाय लॉ shall before making them publish a draft of such proposed rules or bylaws। बेटा होता क्या है, मेरी बात समझना। स्टेप्स में बेटा मैं आपको फिर याद रखने का सिंपल तरीका बताऊंगा, स्टेप्स देखना। सेक्शन 23 है बेटा। बेटा पहले पता क्या होता है, सुनो सुनो। पहले बेटा क्या होती है, जो अथॉरिटी जो अथॉरिटी होती है ना, जिसके पास पावर होती है बेटा रूल्स और रेगुलेशंस बनाने की, वो अथॉरिटी क्या करती है, वो अथॉरिटी ना एक ड्राफ्ट बनाती है। ड्राफ्ट यानी आप कह लो प्रपोज्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक प्रपोजल देती है बेटा कि हमारे हिसाब से ये रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए, ये उन रूल्स और रेगुलेशंस का क्या है, ड्राफ्ट है। ठीक है, फिर बेटा फिर इस ड्राफ्ट को बेटा किया जाता है पब्लिश। ठीक है बेटा, फाइनल पब्लिकेशन नहीं है, ये प्रीवियस पब्लिकेशन है। इस ड्राफ्ट को क्या किया जाता है, पब्लिश इन द मैनर as may be decided by, in the manner as may be decided by authority। जो रूल्स और रेगुलेशंस बना रही है बेटा वो डिसाइड करेगी पब्लिश कैसे करना है। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा बेटा, प्रपोज्ड रूल्स और बायलॉस का एक ड्राफ्ट तैयार होगा। ठीक है, एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा बेटा कि ये रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये बताओ। लोगों के बेटा रिकमेंडेशंस लिए जाते हैं। ये देखो, द पब्लिकेशन शैल बी मेड इन सच मैनर एज द अथॉरिटी में डीम फिट। चलो पब्लिकेशन भी हो गया उस ड्राफ्ट का। फिर ये देखो, ड्राफ्ट मस्ट कंटेन अ नोटिस स्पेसिफाइंग द डेट आफ्टर विच ड्राफ्ट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। बेटा होता क्या है, ये देखो आपने बेटा प्रपोज्ड रूल्स और रेगुलेशंस का एक ड्राफ्ट बनाया। ठीक है, उस ड्राफ्ट को पब्लिश कर दिया। पब्लिश किस मैनर में होगा वो डिसाइड अथॉरिटी करेगी जो रूल्स और रेगुलेशंस बना रही है। फिर बेटा इस ड्राफ्ट में ना एक नोटिस दिया जाता है, उस नोटिस में डेट बताई जाती है। डेट मतलब बेटा उसमें यह लिखा होगा कि हम आप लोगों से आपके रिकमेंडेशंस, आपके सजेशंस, आपके सुझाव हम चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप अपने सजेशंस, फीडबैक, जो भी सुझाव है वो इस डेट तक हमें भेज सकते हैं। ठीक है, जो रिकमेंडेशंस, जो सजेशंस, जो फीडबैक हमें इस डेट तक मिल जाएंगे, उन फीडबैक को हम कंसीडर करेंगे, उन रिकमेंडेशंस को हम कंसीडर करेंगे, बाकी चीजों को, बाकी सजेशंस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो बेटा डेट मेंशन होगी कि आप अपने सुझाव इस डेट तक हमें भेज सकते हैं। ठीक है बेटा, ये थर्ड स्टेप। फिर फोर्थ, अच्छा फिर आप बेटा
कंसल्टेशन करोगे किसी और अथॉरिटी से अगर आपको जरूरत लगती है तो कंसल्टेशन विद एनी अदर अथॉरिटी इफ रिक्वायर्ड बेटा। और लास्ट आता है बेटा, उसके बाद ये ड्राफ्ट फाइनल हो जाता है और ये इसका पब्लिकेशन हो जाता है इन ऑफिशियल गैजेट। ठीक है बेटा, तो मेरे को एक बार दोबारा बता दो। सबसे पहले बेटे प्रपोज्ड रूल्स और रेगुलेशंस की एक ड्राफ्ट कॉपी बनाई जाएगी बेटा। ठीक है, उस ड्राफ्ट कॉपी को पब्लिश किया जाएगा इन द मैनर डिसाइडेड बाय अथॉरिटी जो रूल्स और रेगुलेशंस बना रही है। तीसरा, उस ड्राफ्ट में आप एक नोटिस दोगे, नोटिस में आप डेट स्पेसिफाई करोगे। क्या डेट, उस डेट का रेलेवेंस क्या है, इस डेट तक हमें आप लोगों के रिकमेंडेशन, सजेशंस, फीडबैक, सुझाव चाहिए। जिन्होंने अपने रिकमेंडेशंस इस डेट तक दे दिए, वेल एंड गुड, बाकी रिकमेंडेशंस हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर किसी और अथॉरिटी से आपको कंसल्टेशन की जरूरत है तो आप और अथॉरिटी से कंसल्टेशन कर सकते हो और उसके बाद उन रूल्स और रेगुलेशंस को फाइनली बेटा पब्लिश किया जाएगा ऑफिशियल गैजेट में। तो बताओ, याद करो स्टेप्स। पहला ड्राफ्ट, दूसरा प्रीवियस पब्लिकेशन, ठीक है, तीसरा नोटिस दिया जाएगा जिसमें डेट मेंशन होगी, चौथा कंसल्टेशन विद एनी अदर अथॉरिटी, पांचवा फाइनल पब्लिकेशन। तो बेटा ये वाला पब्लिकेशन जो है, जो ये वाला पब्लिकेशन है बेटा, ये फाइनल पब्लिकेशन है। ठीक है, और ये वाला पब्लिकेशन है बेटा प्रीवियस पब्लिकेशन। पक्का बताओ बेटा, समझ आया सबको? और फाइनली बेटा उन रूल्स और रेगुलेशंस को पब्लिश किया जाएगा ऑफिशियल गैजेट। ठीक है बेटा, चलो बाकी बेटा हम इसमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से हमने जितने सेक्शंस करे बेटा क्लियर हुए सबको। चलो बेटे बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।